हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। तो आज हम देखेंगे अंतर जो कि इम्पोर्टेंट है। और ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं चारों कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कहानी और उपन्यास में अंतर। एक तरफ हमें लिख देना है एग्जाम में कहानी, एक तरफ लिख देना है उपन्यास और एक तरफ लिख देना है क्रमांक। फर्स्ट, कहानी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है, जबकि उपन्यास की कथा वस्तु विस्तृत होती है। यानी जो कथा वस्तु है, कहानी की जो कथा वस्तु है वो छोटी होती है, और जो उपन्यास है वो बड़ा होता है, यानी उसकी कथा वस्तु बड़ी होती है। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, जबकि उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। जो कहानी होती है बच्चों, उसमें एक ही घटना का वर्णन होता है, और जो उपन्यास होता है उसमें अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। कहानी में कम पात्र होते हैं, उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। जो कहानी में पात्र होते हैं, जो अलग अलग नाम वाले पात्र होते हैं, वो कम होते हैं, और जो उपन्यास में जो पात्र होते हैं वो अधिक होते हैं। क्योंकि उपन्यास बड़ा है तो इसमें हालांकि पात्र भी बड़े होंगे। परीक्षा, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी है, और गोदान, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास। तो यहाँ पे जो परीक्षा है वो प्रेमचंद द्वारा लिखित है। ये उदाहरण है कि प्रेमचंद द्वारा लिखित ये कहानी है। और जो गोदान है वो भी प्रेमचंद द्वारा ही लिखित है, परंतु ये उपन्यास है। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे एकाकी। एकांकी और नाटक में अंतर। एकांकी में एक ही अंक होता है, जबकि नाटक में अनेक अंक होते हैं। मतलब ये है कि एकांकी जो है वो छोटी होती है, इसमें एक ही अंक होता है। मानिए आप समझ सकते हैं, जैसे कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, उसी प्रकार एकांकी में एक ही अंक होता है और नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है, नाटक की कथा वस्तु विस्तृत विस्तृत होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दोनों में कॉमन है कथा वस्तु वाला। यानी एकांकी जो कथा वस्तु है उसकी छोटी होती है, उसका संक्षिप्त रूप होता है। और जो नाटक की कथा वस्तु विस्तृत होती है, बड़ी होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, जबकि नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। यह भी कॉमन टॉपिक है, कहानी में भी कम पात्र होते हैं, उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। वैसे ही एकांकी में भी पात्रों की संख्या कम होती है और नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। सीधा सा ये है कि जो एकांकी है वो छोटी होती है, नाटक बड़ी होती है, इसलिए इसकी एकांकी की कथा वस्तु छोटी होगी, पात्रों की संख्या कम होगी, एक अंक का वर्णन होगा। और नाटक में अनेक अंग होंगे। नाटक की कथा वस्तु विस्तृत विस्तृत होगी। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होगी, क्योंकि नाटक बड़ी है। फिर आते हैं चौथे अंतर में, जो कि है दीपदान। ये एक उदाहरण है कि दीपदान राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है, और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है। यहाँ पे दीपदान जो एकांकी है वो कुमार वर्मा द्वारा लिखित है, और ये उदाहरण है। और चंद्रगुप्त जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। फिर अगला अंतर की ओर बढ़ते हैं, जीवनी और आत्मकथा। तो जीवनी और आत्मकथा, जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। जो जीवनी है किसी महापुरुष के ऊपर लिखी जाती है, जैसे वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इनके ऊपर जो महापुरुष है उनके ऊपर लिखी जाती है। जबकि आत्मकथा है वो स्वयं के ऊपर लिखी जाती है। जैसे आत्म मतलब स्वयं, कथा आत्मकथा, आत्म की कथा यानी स्वयं की कथा। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, जबकि आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। जैसे जीवनी है वो सत्य घटनाएं होती है, जैसे जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, तो सत्य है। और आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। जैसे आत्मकथा मैं लिख देता हूँ कि मैं सन 2024 में या सन 2025 में मुख्यमंत्री था, कि प्रधानमंत्री था, ऐसे कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। तो आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। या जो अच्छे लेखक है वो नहीं लिख सकते, पर जो कोई ऐसा लेखक है जो लिख सकता है, तो वो मजाकिया तौर पर लिख देता है कि यह मेरी स्वयं की आत्मकथा है। जीवनी में लेखक तटस्थ होता है, जबकि आत्मकथा में लेखक की व्यक्तिगतता झलक जाती है। जीवनी में जो है लेखक तटस्थ होता है कि हाँ, जो महापुरुष है उन्होंने सही काम किए वो भी लिखना है, जो गलत काम किए वो भी लिखना है। लेकिन आत्मकथा में लेखक की व्यक्तिगतता झलक जाती है। यानी जो आत्मकथा होती है उसमें लेखक अपनी अच्छाइयाँ लिखता है, क्योंकि लेखक स्वयं अपनी बुराइयां पसंद नहीं करता, क्योंकि वो अपनी बुराइयों को नहीं लिखता है। तो आत्मकथा लेखक
की व्यक्तित्वता झलक जाती है। जीवनी प्रेरणादायक होती है, जबकि आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त हो ये आवश्यक नहीं है। जीवनी प्रेरणादायक होती है कि हाँ वो महापुरुष थे, इन्होंने ये किया, इस कारण से वे महापुरुष की गिनती में आए, तो जीवनी प्रेरणादायक होती है। जबकि आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त हो ये आवश्यक नहीं है। आत्मकथा जो व्यक्ति स्वयं की कथा लिखते हैं उससे कोई प्रेरणा प्राप्त हो ये आवश्यक नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और चारों कक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।